नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज हमने बिग पिक्चर के लिए 4 खबरें ली हैं जो देखने में तो ऐसा लगता है कि वो अलग अलग जगह की हैं, अलग अलग विषयों की हैं। एक तरफ खेतों में खरीफ की बुआई पिछले साल से कम हो रही है, तो दूसरी तरफ चावल में जहरीली धातुओं को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है और तीसरी तरफ उत्तराखंड में स्पेशलिटी राइस को लेकर एक नया समझौता हुआ है और चौथी तरफ भारत का दालों का आयात थोड़ा कम हुआ है। तो पहली नज़र में ये चारों खबरें आपको बिल्कुल अलग अलग मालूम पड़ सकती हैं, क्योंकि कोई इसमें मौसम की खबर समझेगा, कोई इसे साइंस की खबर मानकर आगे बढ़ जाएगा और कोई इसे सिर्फ एक सरकारी समझौता समझेगा। लेकिन अगर आप इन चारों खबरों को एक साथ एक लाइन में जोड़कर देखें तो एक बहुत ही गहरी कहानी निकलकर सामने आती है। भारत के अन्न भंडार की, जी हाँ, भारत के किसान की और भारत की फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की कहानी। सवाल ये नहीं है कि आज कितना अनाज पैदा हुआ, सवाल ये है कि भारत जो अनाज पैदा कर रहा है क्या वो पर्याप्त भी है, सुरक्षित भी है और दुनिया के बाजार में बिकने लायक भी है। तो आइए एक एक करके इन खबरों को समझते हैं और फिर देखते हैं कि इनके पीछे छिपी असली कहानी क्या है। तो पहली खबर है कि खरीफ की बुआई 21 लाख हेक्टेयर पीछे है। जी हाँ दोस्तों, भारत में इस साल खरीफ की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 21 लाख हेक्टेयर से कम हुई है। यानी जितनी जमीन पर पिछले साल इस वक्त तक फसल बोई जा चुकी थी, उतनी जमीन इस साल अभी तक बुआई से खाली है और ये आंकड़ा अगस्त के मिडिल का है और खरीफ सीजन की बुआई अब भी चल रही है। तो एक उम्मीद है कि आगे ये गैप कुछ कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि धान समेत ज्यादातर खरीफ फसलों की बुआई का सबसे अहम समय अब निकलता जा रहा है। ये क्यों हुआ है? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि असमान मॉनसून। बारिश हुई है लेकिन हर जगह बराबर नहीं हुई। कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है और खेत जलमग्न हो गए, तो कहीं इतनी कम बारिश हुई है कि किसान बुआई का इंतजार करते रह गए। धान जैसी फसलों के लिए खेत में पानी भरना जरूरी होता है और जहां बारिश समय पर नहीं आई वहां किसानों ने बुआई टाल दी। और दूसरी वजह यह भी है कि कई इलाकों में इनपुट कॉस्ट यानी कि बीज, खाद और डीजल का खर्च लगातार बढ़ रहा है और कुछ किसान परंपरागत फसल छोड़कर कम लागत वाली या ज्यादा मुनाफे वाली फसलों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कुल बोया गया रकबा प्रभावित होता है। ये क्यों मायने रखता है? तो दोस्तों, इसका सबसे सीधा असर किसान की आमदनी पर पड़ता है। अगर बुआई कम हुई तो उत्पादन भी कम रहने की आशंका है और उत्पादन कम का मतलब है कि किसान के हाथ में कम फसल, मतलब कम कमाई। और दूसरा असर कंज्यूमर पर पड़ता है। अगर उत्पादन घटा तो कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई पर दबाव आ सकता है, खासकर चावल और दूसरी खरीफ फसलों में। और तीसरा इम्पैक्ट पड़ता है कहां? सरकार पर। अगर घरेलू उत्पादन कम रहा तो सरकार को स्टॉक मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट पॉलिसी पर फिर से सोचना पड़ सकता है, जैसा पहले भी कई बार देखा गया है। और चौथा असर पड़ता है एक्सपोर्ट मार्केट और कमोडिटी ट्रेडर्स पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। अगर घरेलू उत्पादन घटता है तो एक्सपोर्ट के लिए उपलब्ध मात्रा पर असर पड़ सकता है और जिसका सीधा असर ग्लोबल राइस मार्केट और प्राइसेस पर पड़ेगा। और मिलर्स तथा निवेशकों के लिए बात करें तो दोस्तों, उनके लिए भी एक इंडिकेटर है, ये संकेत है कि आने वाले महीनों में सप्लाई को लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर रिस्क ये है कि अगर आने वाले हफ्तों में बारिश की रफ्तार नहीं सुधरी तो ये गैप और बढ़ सकता है और खरीफ का कुल उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे महंगाई और किसान आय दोनों पर दबाव आएगा। लेकिन इसमें दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी भी छिपी हुई है। अब आप कहेंगे इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? तो ये मौका है कि सरकार और कृषि विभाग बेहतर सिंचाई सुविधाएं, फसल बीमा और मौसम आधारित एडवाइजरी को और मजबूत करे, ताकि आने वाले सालों में मॉनसून की अनिश्चितता का असर कम हो। साथ ही ये किसानों के लिए भी संकेत है कि सिर्फ मॉनसून पर निर्भर रहने की बजाय वैकल्पिक सिंचाई और फसल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ना कितना जरूरी है।
लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम इसमें बात देखें दोस्तों, तो 1 महीने में अगर मानसून की स्थिति सुधरती है तो ये गैप काफ़ी हद तक भर सकता है और स्थिति सामान्य हो सकती है। लेकिन अगर अगले 1 साल में भी मानसून का पैटर्न ऐसा ही अनसर्टेन रहा तो ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं रहेगी, बल्कि भारत की खरीफ खेती के लिए एक स्ट्रक्चरल चैलेंज बन सकता है। अगले 5 सालों में अगर हम देखें तो ये घटनाएं इस बात को और पुख्ता करेंगी कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि भारत की खेती की सबसे बड़ी असली चुनौती है। और जो राज्य और किसान समय रहते सिंचाई और तकनीक में निवेश करेंगे वही आगे टिक पाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब बुआई कम होती है और उत्पादन पर सवाल उठते हैं तो एक और चिंता उससे भी बड़ी बनकर सामने आती है। जो अनाज पैदा हो भी रहा है, क्या वो खाने के लायक है? और यहीं से जुड़ती है हमारी अगली खबर। अगली खबर क्या है कि चावल में जहरीली धातुओं के मिलने की चेतावनी दी जा रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि चावल की फसल मिट्टी से आर्सेनिक, कैडमियम और मरकरी जैसी जहरीली धातुएं सोख सकती हैं। और ये तीनों धातुएं अगर लंबे समय तक शरीर में जाती रहें तो सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। अमेरिका की कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी और चीन की ग्वांगडोंग एकेडमी ऑफ साइंसेस के शोधकर्ताओं ने इस समस्या का हल भी सुझाया है। मिट्टी की केमिस्ट्री बदलकर, यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड ट्रीटमेंट और नैनो मटेरियल्स के इस्तेमाल से इन धातुओं को मिट्टी में ही बांध कर रखा जा सकता है ताकि वो पौधे की जड़ों तक कम पहुंचे। फिलहाल ये तरीका हल्के और मध्यम स्तर के प्रदूषण वाली मिट्टी के लिए सुझाया गया है। ये हुआ क्यों है? तो दोस्तों, ये समस्या मुख्य रूप से उन खेतों में ज्यादा गंभीर होती है जहां मिट्टी में औद्योगिक प्रदूषण, पुराने कीटनाशकों का असर या फिर भूजल में मौजूद प्राकृतिक धातुओं की मात्रा ज्यादा है। और धान की खेती की खासियत यह भी है कि इसमें खेत को पानी से भरकर रखा जाता है और यही पानी भरी हुई मिट्टी की स्थिति आर्सेनिक जैसी धातुओं को घुलनशील बना देती है, जिससे पौधा उसे आसानी से सोख लेता है। और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी चावल को मुख्य भोजन मानती है। तो जाहिर है कि यह सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि वैश्विक चिंता है, ग्लोबल टेंशन है। दोस्तों, मायने क्यों रखता है? तो सबसे पहला अगर आप इसका असर देखेंगे तो उपभोक्ता की सेहत पर है। अगर चावल में लगातार जहरीली धातुएं मिलती रही तो लंबे समय में इससे जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा असर एक्सपोर्ट पर है। जो देश चावल आयात करते हैं, खासकर यूरोप और अमेरिका जैसे बाजार, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर बेहद सख्त हैं। अगर भारतीय चावल में इन धातुओं की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई तो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रिजेक्ट भी हो सकते हैं। और तीसरा असर है किसानों और मिलर्स पर, क्योंकि आने वाले समय में क्वालिटी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की मांग बढ़ेगी, जिसका खर्च और जिम्मेदारी दोनों उन्हीं पर आएगी। और चौथा, ये सरकार के लिए भी एक नीतिगत चुनौती है। फूड सेफ्टी रेगुलेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपडेट करना जरूरी होता जा रहा है और इन्वेस्टर्स तथा कमोडिटी मार्केट के लिए भी ये एक संकेत है कि आने वाले समय में सर्टिफाइड टेस्टेड चावल की अलग मांग और अलग कीमत बन सकती है। अब इसका रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो यहां पर रिस्क दोस्तों ये है कि अगर इस मुद्दे को नजरअंदाज किया गया तो भारत के चावल एक्सपोर्ट की साख पर असर पड़ सकता है और घरेलू उपभोक्ताओं की सेहत को लेकर भी चिंता बनी रहेगी। लेकिन अवसर यहां पर यह है कि अगर भारत समय रहते ही मिट्टी की जांच, सेफ फार्मिंग तकनीक और सर्टिफाइड क्लीन राइस जैसी पहल में निवेश करे तो वो न सिर्फ अपने उपभोक्ताओं को सुरक्षित रख सकता है बल्कि दुनिया के बाजार में एक भरोसेमंद और सुरक्षित चावल का ब्रांड भी बना सकता है जो प्रीमियम कीमत दिला सकता है। अब दोस्तों, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखें तो दोस्तों 1-8 महीने में इसका सीधा असर शायद ही नजर आए, बल्कि ये कहे कि नहीं ही आएगा। लेकिन अगले 1 साल में जैसे जैसे ये रिसर्च और चर्चा आगे बढ़ेगी, फूड सेफ्टी टेस्टिंग को लेकर मांग बढ़ सकती है। अगले 5 सालों में अगर आप देखें तो अगर भारत मिट्टी की सेहत सुधारने और चावल की क्वालिटी को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर लाने में निवेश करता है तो ये एक स्ट्रक्चरल फायदा बन सकता है, क्योंकि दुनिया भर में उपभोक्ता अब सिर्फ सस्ता अनाज नहीं बल्कि
सुरक्षित अनाज चाहते हैं। और यहीं से एक बड़ी तस्वीर और स्पष्ट होने लगती है कि एक तरफ उत्पादन कम होने की चिंता है और दूसरी तरफ जो पैदा हो रहा है उसकी क्वालिटी पर सवाल है। तो फिर हल क्या है, और इसका जवाब मिलता है हमारी अगली खबर में। जी हां, तीसरी खबर है IRRI और उत्तराखंड सरकार की पार्टनरशिप। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI और उत्तराखंड सरकार के बीच एक समझौता हुआ है, और जिसका मकसद है राज्य की स्पेशलिटी राइस वैल्यू चेन को मजबूत करना। और इस पार्टनरशिप के तहत छोटे किसानों को बेहतर किस्म के बीज, आधुनिक खेती के तरीके, कटाई के बाद की तकनीक, ट्रेनिंग और बेहतर मार्केट लिंकेज मुहैया कराई जाएगी, ताकि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और किसान की कमाई भी बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिले। दोस्तों, ये हुआ क्यों है और कैसे हुआ है? तो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में परंपरागत रूप से कुछ खास किस्म के चावल जैसे बासमती और लोकल स्पेशलिटी वैरायटी पैदा होते हैं, लेकिन अक्सर इन किसानों के पास ना आधुनिक तकनीक होती है, ना सही मार्केट एक्सेस होती है, और जिस वजह से वो अपनी उपज की सही कीमत नहीं पा पाते। सरकार और IRRI जैसी संस्थाओं ने महसूस किया कि सिर्फ ज़्यादा अनाज पैदा करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस अनाज की क्वालिटी और वैल्यू को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। और यही सोच इस पार्टनरशिप के पीछे की मूल वजह है। ये मायने क्यों रखता है? तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा अगर आप देखें तो ये इससे छोटे किसानों को होगा, जिन्हें बेहतर बीज और तकनीक की मदद से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मौका मिलेगा। और दूसरा फायदा है वैल्यू एडिशन। जब स्पेशलिटी राइस बेहतर तरीके से प्रोसेस और पैकेज होकर मार्केट में जाएगा तो फिर उसकी कीमत सामान्य चावल से कहीं ज़्यादा मिलेगी। और तीसरा असर एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, क्योंकि स्पेशलिटी और GI टैग वाले चावल की दुनिया भर में एक अलग पहचान और अलग मांग होती है। और चौथा दोस्तों, कि ये पहाड़ी राज्यों के लिए रोजगार और पलायन रोकने की दिशा में भी एक अहम कदम है, क्योंकि जब खेती फायदे का सौदा बनेगी तो युवा गांव छोड़कर शहर जाने की बजाय खेती से जुड़े रहेंगे। अब इसका आप रिस्क और अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी देख लीजिए। तो यहाँ पर रिस्क ये है कि अगर ये पार्टनरशिप सिर्फ कागजों पर समझौता बनकर रह गई और जमीन पर किसानों तक इसका फायदा नहीं पहुंचा, तो नतीजा वही ढाक के 3 पात होंगे। लेकिन अवसर बहुत बड़ा है। अगर ये मॉडल सही तरीके से लागू हुआ तो उत्तराखंड का स्पेशलिटी राइस देश ही नहीं दुनिया के प्रीमियम मार्केट में अपनी जगह बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बासमती ने बनाई है। तो अगर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो 1 आध महीने में तो कुछ भी इसका असर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि शुरुआत अगर हो तो दिखाई भी देगा, डेफिनेटली दिखाई देगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होंगे, किसानों की पहचान होगी, और 1 साल में अगर आप देखेंगे तो अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो पहली बेहतर क्वालिटी की फसल बाजार में आनी शुरू होगी। लेकिन असली बदलाव आपको 5 सालों में दिखेगा, जब उत्तराखंड की स्पेशलिटी राइस एक पहचान बन जाएगी, और जिसकी वजह से वहाँ के किसानों की आमदनी और राज्य का कृषि निर्यात दोनों मजबूत होंगे। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है प्रोडक्शन से वैल्यू क्रिएशन की तरफ। लेकिन क्या ये मॉडल पहले भी कहीं सफल हुआ है? क्या भारत के पास ऐसा कोई उदाहरण है जो बताए कि सही रणनीति से आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है? और इसका जवाब छिपा हुआ है हमारी आखिरी वाली खबर में, यानी कि खबर नंबर 4 में। दोस्तों, दालों का आयात मामूली रूप से कम हुआ है। भारत का दालों का आयात इस साल की पहली छमाही में मामूली रूप से कम हुआ है, और इसकी वजह है घरेलू स्तर पर दालों की उपलब्धता में सुधार और सरकार की वो लगातार कोशिशें जो घरेलू दलहन उत्पादन बढ़ाने और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए की जा रही हैं। ये क्यों हुआ है? तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सरकार ने दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, बेहतर बीज किस्मों की उपलब्धता और किसानों को दलहन की तरफ शिफ्ट करने के लिए कई प्रोत्साहन दिए हैं, और इसका नतीजा अब धीरे धीरे दिखने लगा है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम हो रही है। ये क्यों मायने रखता है? तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा है विदेशी मुद्रा की बचत। जितना कम आयात होगा उतनी कम विदेशी मुद्रा खर्च होगी। और दूसरा फायदा घरेलू किसानों को होगा, क्योंकि बढ़ती मांग और बेहतर कीमत उन्हें दलहन की खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। और तीसरा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है, क्योंकि घरेलू उत्पादन बढ़ने से दाल की कीमतें ज्यादा स्थिर रहने की उम्मीद है। और चौथा, ये सरकार की खाद्य आत्मनिर्भरता की रणनीति के लिए एक सकारात्मक संकेत है। रिस्क
एंड अपॉर्चुनिटी अगर हम यहाँ पर देखें क्या है, तो रिस्क यहाँ पर यह है कि यह गिरावट अभी सिर्फ मामूली है। अगर मानसून या दूसरे कारणों से घरेलू उत्पादन में उतार चढ़ाव आया तो फिर आयात पर निर्भरता फिर से बढ़ सकती है। और अवसर यहाँ पर यह है कि अगर सरकार इस मोमेंटम को बनाए रखे तो आने वाले सालों में भारत दलहन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकता है, जैसा कि दशकों से लक्ष्य रहा है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो एक महीने में इस ट्रेंड का बड़ा असर शायद ना दिखे, लेकिन एक साल में अगर ये गिरावट जारी रही तो ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस संकेत बनेगा। और 5 साल में अगर आप देखें तो दालों की कहानी इस बात का सबूत बन सकती है कि सही नीति सही समय पर सही प्रोत्साहन के साथ लागू हो तो आयात निर्भरता को स्ट्रक्चरल रूप से कम किया जा सकता है। और यही मॉडल चावल, तिलहन और दूसरी फसलों पर भी लागू किया जा सकता है। अब जरा इन चारों खबरों को आप एक साथ रखकर देखिए। खरीफ की बुआई कम हो रही है, यानी कि उत्पादन को लेकर चिंता है, और चावल में जहरीली धातुओं का खतरा है, यानी कि क्वालिटी और सुरक्षा को लेकर चिंता है। और उत्तराखंड में स्पेशलिटी राइस को लेकर पार्टनरशिप हो रही है, यानी कि वैल्यू एडिशन की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। और दालों का आयात कम हो रहा है, यानी आत्मनिर्भरता की रणनीति असर दिखा रही है। इन चारों में जो एक कड़ी सबसे मजबूती से जुड़ती है वो है भारत अब सिर्फ यह सवाल नहीं पूछ रहा कि कितना अनाज पैदा हुआ, बल्कि यह पूछ रहा है कि जो अनाज पैदा हुआ वो बेहतर, सुरक्षित और ज्यादा कीमत दिलाने वाला है या नहीं। और यहीं से निकलता है असली हिडन पैटर्न, क्वांटिटी से क्वालिटी और वैल्यू एडिशन की तरफ शिफ्ट। दालों की कहानी साबित करती है कि सही रणनीति से आत्मनिर्भरता मुमकिन है। IRRI और उत्तराखंड की पार्टनरशिप दिखाती है कि वैल्यू एडिशन की दिशा में काम शुरू भी हो चुका है। और दूसरी तरफ खरीफ की कम बुआई और चावल में जहरीली धातुओं की खबर याद दिलाती है कि यह रास्ता आसान नहीं, चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। दोस्तों, अब इसका बिग पिक्चर एनालिसिस क्या कहता है, तो हम ये समझें कि भाई असल में भारत हासिल क्या करना चाहता है। तो भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक बनकर नहीं रुकना चाहता, बल्कि वो एक ऐसा खाद्य सुरक्षा मॉडल बनाना चाहता है जिसमें उत्पादन भी पर्याप्त हो, क्वालिटी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो और किसान की कमाई भी सिर्फ मात्रा से नहीं बल्कि वैल्यू से बढ़े। और इसका फायदा सबसे पहले उन किसानों को मिलेगा जो समय रहते बेहतर तकनीक और स्पेशलिटी क्रॉप्स अपनाएंगे। एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा अगर वो क्वालिटी सर्टिफिकेशन में पहले से निवेश करें। और जिन्हें तैयार रहना चाहिए वो हैं परंपरागत तरीके से सिर्फ मात्रा पर निर्भर किसान और मिलर्स, क्योंकि आने वाले दशक में दुनिया भर के बाजार क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर और सख्त होते जाएंगे। और अगले 10 सालों में जो देश और किसान इस बदलाव को समय रहते समझ लेंगे वही ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह मजबूत कर पाएंगे। दोस्तों, आज की इन चारों खबरों से सबसे बड़ी सीख यही निकलती है कि भारत की खेती अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ मॉनसून अच्छा होना काफी नहीं है, बल्कि मिट्टी की सेहत, फसल की क्वालिटी और वैल्यू चेन तीनों साथ साथ मजबूत करने होंगे। ज्यादातर चर्चा में जो एंगल छूट जाता है वो ये है कि खरीफ की कम बुआई और चावल में जहरीली धातुओं की खबर को अलग अलग समस्या मानकर देखा जा रहा है, जबकि दोनों एक ही चुनौती के दो पहलू हैं। मिट्टी और पानी के मैनेजमेंट की चुनौती अगले 3 महीनों में मॉनसून के आंकड़ों पर नजर रखनी होगी। अगले 6 महीनों में देखना होगा कि फूड सेफ्टी टेस्टिंग और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड को लेकर कोई नई गाइडलाइन आती है या नहीं। और अगले 1 साल में यह देखना अहम होगा कि IRRI और उत्तराखंड जैसी पार्टनरशिप जमीन पर कितना असर दिखा पाती है। और सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर यह है कि अगर उत्पादन और क्वालिटी दोनों मोर्चों पर एक साथ दबाव बना तो महंगाई और किसान आय दोनों पर असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा अवसर भी यहीं पर छिपा हुआ है। जो किसान और राज्य आज क्वालिटी और वैल्यू एडिशन में निवेश करेंगे वही अगले दशक की खेती की असली कहानी लिखेंगे। तो दोस्तों, आज का बिग पिक्चर यही है कि आने वाले सालों में भारत की खेती की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होगी कि उसने कितना अनाज उगाया, बल्कि इस बात से होगी कि उसने कितना सुरक्षित, कितना बेहतर और कितना कीमती अनाज उगाया। जो किसान, जो राज्य और जो देश मात्रा से, क्वांटिटी से आगे बढ़कर क्वालिटी और भरोसे की खेती को अपनाएगा वही आने वाले दशक की असली फसल काटेगा। दोस्तों, ये था आज का हमारा बिग पिक्चर।
अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल वाला जो घंटी वाला नोटिफिकेशन है उसको क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही, पब्लिश होते ही आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और इस वीडियो को या सारे हमारे वीडियोस को जो आप तक पहुंचते हैं और जो आपको पसंद आते हैं उन्हें अपनी कम्युनिटी में शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।